बच्चों, आज हम सब साझेदारी के अंतर्गत एक नए चैप्टर की शुरुआत आज करेंगे। और ये साझेदारी संगठन या एक व्यवसाय का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में फिर अगला चैप्टर सहकारी समितियां समझेंगे। तो साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत पंजीयन कराने से या रजिस्ट्रेशन कराने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में आज इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। साझेदारी का जो व्यवसाय है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उससे क्या लाभ होता है, इसी बात को आज समझेंगे हम। तो आइए चलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के क्या लाभ है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उससे क्या लाभ है, या रजिस्ट्रेशन से क्या महत्व है, या रजिस्ट्रेशन कराने से कौन कौन से इसके गुण हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है फर्म को लाभ। साझेदारी व्यवसाय का यदि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो इसमें फर्म को लाभ होता है। जैसे कोई अन्य पक्ष है तो अन्य पक्ष से अपने लाभ की प्राप्ति के लिए फर्म जो है अन्य पक्षों से अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने लाभ की प्राप्ति के लिए वो उस अन्य पक्ष पर अभियोग या वाद दायर कर सकता है। दूसरा जो होता है, फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध, अन्य पक्ष तो हो गया, इसके बाद में साझेदार, उस फर्म में जो साझेदार होता है उनके विरुद्ध भी एक अभियोग या दावा या न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से फर्म को लाभ होता है रजिस्ट्रेशन कराने से। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है ऋणदाताओं का लाभ। ऋणदाताओं को लाभ रजिस्ट्रेशन कराने से ही प्राप्त होता है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऋणदाताओं को लाभ नहीं होता। क्यों लाभ नहीं होता? क्योंकि बिना पंजीयन के उसके कोई पकड़ नहीं होता और रजिस्ट्रार के पास में कोई दस्तावेज नहीं होता, किसी भी साझेदार का नाम नहीं होता, और नाम नहीं होने के कारण वो न्यायालयीन प्रकरण के लिए या वाद प्रस्तुत करने के लिए ये उचित तरीका नहीं हो सकता, और ऐसे जो वाद होता है उसको खारिज कर दिया जाता है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ऋणदाताओं को कोई भी ऋण वसूल करने के लिए किसी भी साझेदार के ऊपर वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। और एक जो ऋण लेने वाले कोई भी साझेदार जो होता है उनका दायित्व बन जाता है कि उस ऋण को चुकता करे, और उस ऋण को चुकता नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उस समय उस फर्म का नाम, साझेदार का नाम, समस्त साझेदारों का पता, कौन सा व्यवसाय है, ये सारी चीज रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में या रजिस्ट्रार के पास में ये सारा दस्तावेज उनके रजिस्टर में अंकित रहता है। और उसके आधार पर एक ऋणदाता जो होता है एक फर्म पर दावा कर सकता है कि
मैंने इस फर्म को ऋण प्रदान किया है और उसके समस्त दस्तावेज को प्राप्त कर लेने के बाद में न्यायालय उस ऋणदाता के पक्ष में एक निर्णय देता है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाने से ये लाभ है और ऋणदाता जो है वो आसानी से अपना ऋण को वसूल कर सकता है। इसके बाद तीसरा जो आता है साझेदारों को लाभ। रजिस्ट्रेशन, कोई भी साझेदारी व्यवसाय का जब रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हो जाता है तो उन साझेदारों को लाभ होता है। साझेदार एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय का प्रकरण दर्ज कर सकता है। फर्म के विरुद्ध वो न्यायालय में आपत्ति कर सकता है और इसके अलावा अन्य पक्ष है, अन्य पक्ष के विरुद्ध भी अभियोग चला सकता है और ये सारे अभियोग, दावा, आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद में न्यायालय के द्वारा एक विचारण प्रक्रिया के आधार पर उस साझेदार को उनकी संपत्ति, उनका अंश, उनका भाग वो दिलवा सकता है। और यदि पंजीयन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका कोई पकड़ नहीं रहता और उस साझेदार को किसी भी प्रकार का दावा, आपत्ति या न्यायालय में उनको क्षतिपूर्ति या कोई भी अंश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में फिर चलते हैं नए साझेदारों को लाभ। नए साझेदार, जैसे कि पुराने साझेदार है तो पुराने साझेदार को कंपनी में एक स्थायित्व तो मिल जाता है और उसमें सारी जो दायित्व उनको वहन करना पड़ता है। लेकिन नए साझेदार जो आते हैं तो पुराने साझेदार से कोई मतलब नहीं रखता हो। नए साझेदार आते हैं और वो अपना अंश प्राप्त करने का अधिकारी रखता है। पुराने जो साझेदार हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता है, या उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सारी बातों को वो ध्यान नहीं देता। वो जितना अंश जमा करता है उस अंश के आधार पर उनको साझेदार नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नए साझेदार जो जुड़ जाते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने से लाभ होता है। पृथक होने वाले जो साझेदारों को लाभ, साझेदारी व्यवसाय से जब पृथक हो रहा है या अलग हो रहा है तो ऐसे साझेदार को संपत्ति के बंटवारा उनको प्राप्त होता है और उस फर्म के विरुद्ध वो न्यायालयीन प्रकरण दर्ज करा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी साझेदारी व्यवसाय है जब वो पंजीकृत है या रजिस्ट्रेशन प्राप्त है तो वहां पर किसी भी फर्म की समापन या समाप्ति के बाद वहां पर जो पृथक होने वाले जो साझेदार है उनको उनकी संपत्ति, उनका अंश प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। वो कंपनी या उस व्यवसाय को छोड़ देता है तो ऐसा नहीं व्यवसाय को छोड़ देने के बाद में उसे किसी भी प्रकार का अंश, लाभ या उनको संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। यदि छोड़ भी देता है, अलग भी हो जाता है उस व्यवसाय से, तो उनकी जो भाग या अंश उनको प्राप्त होगा ही। तो इस प्रकार से ये अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने से ही मिलता है। छठवां जो है साख में वृद्धि एवं विश्वास। साझेदारी एक व्यवसाय होता है और एक व्यवसाय में सबसे बड़ी जो साझेदारी व्यवसाय का जो उसकी पूंजी कहा जाए वो है साख, उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति, उसका लेन देन, क्रय विक्रय जो रहता है वो जितना अच्छा रहेगा उतनी उसकी साख, उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक के जा सकती है। लोगों का विश्वास होगा क्रय विक्रय करने के लिए उस कंपनी या उस व्यवसाय या उस साझेदारों के प्रति एक विश्वास, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास उसको प्राप्त होगा।
तो साख में वृद्धि होती है, और साख में वृद्धि होने के कारण कभी भी उसको आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है, या नए साझेदार उसमें जुड़ सकते हैं, या कोई दूसरा जो साझेदार है उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के एक साझेदारी व्यवसाय में साख बहुत बड़ा मायने रखता है, और साख के बदौलत अपने जो व्यवसाय की प्रगति वृद्धि इसमें वो काम आता है। और साथ ही साथ विश्वास, ग्राहकों का विश्वास, उपभोक्ताओं का विश्वास उस व्यवसाय के प्रति बनता है। तो इस प्रकार से कोई भी साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो रजिस्ट्रेशन कराने से क्या महत्व, क्या लाभ होता है, उनके गुण है, इसके बारे में अभी समझे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से भी बहुत सारे इनके दोष या हानि या आलोचना का सामना करना पड़ जाता है, और ऐसे कंपनी ज्यादा दिन तक के टिक भी नहीं पाती। लेकिन एक रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन प्राप्त कोई भी साझेदार व्यवसाय है तो वो लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक के वो संचालित हो सकता है, और लोगों का विश्वास भी उस पर बना रहता है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या या कौन कौन से लाभ है इसके बारे में समझें। अब अगला जो आता है, अगला ये जो संगठन आता है वो है सहकारी समितियां। नाम से ही स्पष्ट है, ये सहकारी समितियां। सधन कार, सह का मतलब होता है साथ में मिलकर, सह का मतलब होता है साथ में मिलकर, और कार का मतलब काम। तो इसका स्पष्ट आशय ये होता है कि साथ में मिलकर किसी भी कार्य को संपन्न करना, या कोई भी व्यवसाय है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, कोई भी कार्य है, तो उस कार्य को करने के लिए एक सहकारी समितियां साथ में मिलकर उस कार्य को करने के लिए एक संगठन तैयार किया जाता है। और ये संगठन का एक उद्देश्य होता है कि सभी मिलकर कार्य करेंगे, सभी का यही उद्देश्य होगा कि इस कार्य को पूर्ण करें, इस कार्य को अच्छा से करें, और इस कार्य को करके आगे हम एक ऊंचाइयों तक के जाएं। तो इस प्रकार से सहकारी समितियां का गठन किया जाता है, और इनके जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने अपनी योग्यता, क्षमता या कोई भी धन राशि, जिस प्रकार से व्यवस्था बन जाता है उस आधार पर वो मिलकर कार्य करते हैं। और किसी भी उत्पादन क्षेत्र या सामाजिक आर्थिक किसी भी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य सहकारी समितियां करती है। तो इस प्रकार से सहकारी समितियां का आशय आपको बता दिया गया। इसके बाद में आता है इसकी सहकारी समिति की विशेषता है लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं या इसकी प्रकृति। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं, कभी विशेषता पूछ दिए, कभी लक्षण पूछ दिए, कभी प्रकृति, लेकिन इसका जो उत्तर एक ही होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यदि प्रकृति पूछा तो यही उत्तर होगा, लक्षण पूछा तो यही उत्तर होगा, विशेषता पूछा गया तो यही उत्तर लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आइए चलते हैं इनके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं सहकारी समिति के कौन कौन से हैं। पहला जो है ऐच्छिक सदस्यता। सहकारी समिति की सदस्यता के लिए किसी का दबाव या किसी के बहकावे या उसको खींच कर लाने की जरूरत ये नहीं होती, उसकी स्वेच्छा के अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार है। वो उस संगठन में आना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है, नहीं आना चाहते तो उसके लिए किसी भी प्रकार या मारपीट या दबाव या धमकी की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसके लिए एक ऐच्छिक उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि उसको उसमें शामिल होना है या नहीं होना है, और ऐच्छिक रूप से वो जुड़ सकता है, ये विशेषता है। दूसरा जो है सेवा भावना। सहकारी समितियां जो है व्यवसाय तो करती है, व्यवसाय के साथ साथ सेवा भावना भी, कई प्रकार के सेवा भावना दान के आधार पर या किसी को सहायता या सहयोग के आधार पर ये कि सेवा भावना का भी कार्य सहकारी समितियां करती है। व्यवसाय का तो संचालन मिलजुल कर करते हैं। यदि देश के या गरीबों के प्रति या किसी असहाय व्यक्तियों के प्रति यदि उनको सहयोग देना है तो इसके लिए भी सहकारी समितियां जो है वो कार्य करती है। तीसरा जो आता है वो है लोकतांत्रिक हितों की सुरक्षा। सहकारी समितियां में जब कभी भी मतदान के जब समय आता है तो उसमें एक जो अंशधारी है वो कितना भी अपना अंश जमा करे तो उसके लिए सिर्फ एक ही मत देने का अधिकार उनको दिया गया है। कई बार एक अंशधारी के रूप में अलग अलग नामों से वो सहकारी समिति में अपना अंश शेयर जमा करते हैं, लेकिन जब मत देने का अधिकार आता है तो सिर्फ उनको एक मत देने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक इसीलिए बोला जाता है, इसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनको प्रत्येक को मत देने का अधिकार होता है। जिस प्रकार से लोकतंत्र में होता है सबको मत देने का अधिकार होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक एक मत देने का अधिकार होता है। चौथा जो आता है वो है मध्यस्थों की समाप्ति। सहकारी समिति जो होती है उसमें संचालन, व्यवस्थापन और नियंत्रण ऐसे बहुत सारे कार्य जो स्वयं उन लोग करते हैं, और उसके कारण बीच में किसी भी प्रकार के मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं किया जाता। मध्यस्थों की नियुक्ति नहीं करने के कारण उसमें कई प्रकार के जो पारिश्रमिक है, जैसे कंपनी में एक प्रबंधक की नियुक्ति करते हैं या एक सलाहकार या एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं, लेकिन सहकारी समिति में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या मध्यस्थ या बीच में किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं किया जाता। इसमें जितने भी सदस्य हैं वही अपना विचार विमर्श करते हैं, वही तर्क करते हैं और वही जो है राय मशविरा लेते हैं और उसके बाद में कार्य करते हैं। कई बार वो प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे फिजूल खर्च जो होता है वो बच जाता है, उसको बचाया जा सकता है। इसके बाद में फिर पांचवा जो आ जाता है, पांचवा पॉइंट वो है स्वसंचालित संस्था। सहकारी समितियां जो है वो स्वयं के द्वारा संचालित है और इसमें जितने भी सदस्य है वो सभी का दायित्व रहता है कि इस संगठन को मजबूत करना है। स्वयं की जिम्मेदारी है, स्वयं का उत्तरदायित्व है और स्वयं का अधिकार कर्तव्य है, और इसी आधार पर स्वयं संचालित संस्था माना जाता है ये सहकारी समितियां जो होता है। किसी भी प्रकार के सरकारी या किसी भी अन्य उद्योग उनका सहारा लिया जाए ऐसा नहीं, एक साथ में मिलकर जितने भी सदस्य होंगे स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उस जिम्मेदारी के आधार पर कार्य करते हैं, ताकि भविष्य में उनकी जो समितियां बनी हुई है वो ऊंचाइयों तक जाए, अच्छा कार्य करे और अच्छा व्यवसाय संचालित हो सके और वो पूरे विश्व और उस देश, उस राज्य
के क्षेत्र के अंतर्गत अपना उत्पादन और अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार से जाना जा सके। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ये पुराना चैप्टर साझेदारी व्यवसाय रजिस्ट्रेशन कराने से क्या लाभ होता है, और उसके बाद में नया चैप्टर इसमें सहकारी समितियां और उसकी विशेषताएं, लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज आपको समझाया गया। सहकारी समिति के अगले चैप्टर में और बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। धन्यवाद।